नमस्ते। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक से, क्योंकि मार्केट तो आज बंद था। तो ज़ीरोधा के राइवल आ चुका है। एचडीएफसी का जो सिक्योरिटीज़ था, उन्होंने एक डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म स्टार्ट करी है जिसको बोलते हैं एचडीएफसी स्काई। मैंने इसके सॉफ्टवेयर को मोबाइल पे चला के देखा था, काफ़ी स्मूथ है। और उसमें बात करते हैं कि यार प्राइसेस में क्या है और अब इसको राइवल क्यों बोल रहे हैं। मतलब बाकी भी तो है ना यार, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, बट इसको ऐसा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है कि इसको एज अ राइवल बोला जा रहा है कि ज़ीरोधा के अगेंस्ट में ये खड़ा होगा तो वहाँ से कुछ वैल्यू रखेगा। तो उसके लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो देखने की हैं। पहली चीज तो ये कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस मर्ज होने के बाद अब वो इतनी बड़ी एंटिटी बन गई है कि अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो चौथे नंबर पे आती है। तो उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो उनको पिच कर सकते हैं। और दूसरी चीज, एचडीएफसी का ट्रस्ट बहुत बड़ा है। इनिशियली मैंने भी एचडीएफसी सिक्योरिटीज यूज करता था जिस टाइम पर ज़ीरोधा का इतना डोमिनेंस नहीं था। तो उस टाइम पर मुझे प्रॉब्लम क्या आई थी एचडीएफसी सिक्योरिटीज के साथ, कि प्राइस बहुत ज्यादा था। फुल सर्विस ब्रोकर था, डिस्काउंट ब्रोकर नहीं था। अब इससे पहले समझ लेते हैं कि मैं आपको फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर बताऊं, उससे पहले हम समझते हैं कि फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में डिफरेंस क्या होता है। तो फुल सर्विस ब्रोकर में वो आपको एडवाइजरी सर्विसेज, कि आपको कुछ टाइप के शेयर्स लेने चाहिए और ओवरऑल मतलब कुछ कुछ सर्विसेज अपनी दिए रहते हैं। जैसे आप उनसे एडवाइस ले सकते हो कि मैं किस में इन्वेस्ट करूं, किस सेक्टर में करूं, क्या करूं, पैसा कहाँ लगाऊं। और डिस्काउंट ब्रोकर में क्या होता है, वो जस्ट आपको अपना सॉफ्टवेयर देते हैं कि आप जो मने करो। उसमें डिस्काउंट ब्रोकर में आपके चार्जेस होते हैं बहुत मिनिमल होते हैं। तो कॉम्पिटेटिव रहते हुए इन लोगों ने चार्जेस को 20 रुपए ही रखा है। 20 रुपए तो भाई मतलब वो वाला हो गया है कि बीवी की वैन से वो आता है ना, 20 रुपए लो, एक राज की बात बताऊंगा तो उस टाइप का हो गया है। तो 20 रुपीज ही टोकन मनी है और बाकी इक्विटी डिलीवरी वगैरह सब फ्री है जैसा कि ज़ीरोधा में है। अब बात करते हैं कि एएमसी कितना है। एएमसी का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, कि पूरे साल में आपको ऐप को मतलब अपने डीमेट में शेयर्स रखे हैं, आपने कुछ ट्रांजेक्शन नहीं किया, मेंटेन करने का कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ये लेता है 20 रुपीज पर मंथ। वहीं ज़ीरोधा लेता है 300 रुपये पर ईयर। तो अगर 20 रुपीज पर मंथ को देखते हैं तो 12 2 24 240 रुपये गए एच डी एफ सी स्काई में, वहीं ज़ीरोधा में 300 रुपये गए। बट इतना बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं है, 60 रुपये के लिए कोई ब्रोकर नहीं बदलता। मुझे यहाँ पर लगता है कि इन द शॉर्ट टर्म तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट इन द लॉन्गर टर्म मुझे ऐसा लगता है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं एच डी एफ सी बैंक के, उसको वो जरूर वहां से थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि इनका जो चैनल है उसमें ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वर्ल्ड पे 4th नंबर पे आ गया है अब ये जो बैंक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4th नंबर पे ही है। तो वहां से इनके पास कस्टमर्स बेस बहुत बड़ा है, तो वहां से थोड़ा थोड़ा पिच कर सकते हैं। बाकी मार्केट में कंपटीशन तो बहुत है ही। तो एंजल ब्रोकिंग हो गया और ग्रो हो गया, इन सब में प्रॉब्लम ये थी कि यार ग्रो का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत फुद्दू सॉफ्टवेयर है। मतलब उसमें अगर आप बड़ी क्वांटिटी करोगे ना, कि आपने 10 लाख के शेयर्स एकदम से बेच दिए, तो उसमें वो ग्लिच करता है कि अभी थोड़ा एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, उनके पास क्वांटिटी नहीं है, या फिर सॉफ्टवेयर ग्लिच करता है। तो ऐसा कार्टूनिस्ट सा लगता है। तो भाई अगर कोई वो है कि बंदा कि मैं तो 2,000 रुपये महीने डालूंगा या 10,000 रुपये महीने डालूंगा और एसआईपी कर रहा हूँ, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर कोई एग्रेसिवली काम कर रहा है कि भाई सीधे 10 लाख के शेयर्स बेचे या फिर कुछ मतलब ऐसा एग्रेसिव काम किया, तो उसमें क्या होता है, उसका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ग्लिच करता है। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस भी किए होंगे या फिर किसी ना किसी से सुने भी होंगे। तो वो चीज़ है, वो चीज़ एच डी एफ सी स्काई के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एंटिटी है। तो इसका सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ बड़े प्रोफेशनल तरीके से बना होगा, जिसमें मतलब गुंजाइश नहीं होगी कहीं भी छोटी सी कमी निकले, क्योंकि उन्हें पता है कि इस सॉफ्टवेयर पर लोड आएगा हाई क्वांटिटीज का, और हाई क्वांटिटीज को अगर मैनेज नहीं कर पाएंगे तो जैसे ग्रो को लोग बोलते हैं कि यार ये बड़ी क्वांटिटीज पर तो काम ही नहीं हो पाता, ज़ीरोधा ही कर लो, ज़ीरोधा ही बेस्ट है। मेरे साथ भी यही हुआ है, कभी एक आध दो ट्रेड लिए या फिर कभी बड़ी क्वांटिटी एग्जिट की किसी न्यूज़ की वजह से या फिर परचेज की, तो उस टाइम पे क्या होता है, नाटक करते हैं छोटे ऐप्स, वहीं ज़ीरोधा एक बार में एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस वजह से ज़ीरोधा की मोनोपोली बनी रही। और आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट इतना सारा करते करते भी मतलब आप दो चार वीडियो प्ले करो, उसमें आ जाएगा भीड़ में खड़े खड़े झूले पे पड़े पड़े। भाई झूले पे ही पड़ा रह गया वो, क्योंकि बड़े ट्रेड एग्जीक्यूट उससे होते नहीं है। तो इस वजह से मैं तो भाई ज़ीरोधा पे ही हूँ। अब वहीं अगर एच डी एफ सी स्काई को देखें तो हम देख सकते हैं फ्यूचर में, बट अभी तो मेरे हिसाब से ज़ीरोधा बेस्ट है यार। 300 रुपये साल का है, कुछ खास है नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट को देख लेते हैं। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो रिवर्स मर्जर कर रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। रिवर्स मर्जर क्या होता है, जब कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ मर्ज कर लेती है और एक कंप्लीट एंटिटी बन जाती है, बड़ी एंटिटी, उसको रिवर्स मर्जर बोलते हैं। इसके साथ होता क्या है कि कंपनी के नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जैसे आपस में कंपनी जो सब्सिडरी के साथ ट्रांजैक्शन करती है उसमें बहुत सारे
डॉक्यूमेंट पेपर वर्क वगैरह लगते हैं, जिससे प्रोसेस थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है और मिलके उनका पोटेंशियल थोड़ा सा ग्रो हो सकता है, क्योंकि दोनों अपने कस्टमर्स को मिलाएंगे तो वहां से क्या होगा, दोनों का बिजनेस बढ़ेगा। जैसे कि दो यूट्यूबर्स मर्ज करते हैं तो मतलब कोलैब करते हैं तो उनकी दोनों की जनता आती है, इस तरह से इन कंपनीज में होता है। पास में हम इसे लेने को देख रहे थे तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा अर्ली लग रहा था, क्योंकि जिस टाइम पर स्मॉल फाइनेंस बैंक की हालत खराब थी, ठुकाई हो रही थी, कोई प्रॉफिट नहीं बना रहा था, उस टाइम पे उत्कर्ष को अगर हम देखें तो वो उसने लॉस नहीं मचाया, लेकिन उज्जीवन ने लॉस मचा दिया था उस टाइम पर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इनको थोड़ा इस साल ही इन्होंने बड़ा प्रॉफिट बनाया, तो इनको थोड़ा सब्र रखते हैं, साल डेढ़ साल देखते हैं, क्योंकि जब एकदम से बड़ा प्रॉफिट बनता है तो पलट भी उतनी जल्दी जाता है। तो मैं इतने शार्प रिस्क नहीं लेता, तो आप उस तरह से देखेंगे तो आपको भी शायद वो चीज़ समझ में आए। इसके साथ ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनर किया है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। वही वाला बिजनेस है कि भाई सबको ब्रोकिंग वाला काम करना है, जिसमें बाइंग सेलिंग है, उसमें क्या बोल रहे हैं ये एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज वाले ये बोल रहे हैं कि यार हमें इनका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स का नेटवर्क है, जिनके बैंक अकाउंट है, वही आपको कॉल कर करके परेशान करेंगे, मैसेज करेंगे कि भाई एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के साथ हमारा टाई अप हो गया है, पार्टनरशिप हो गई है, अब आप हमसे सर्विसेज लो, ये लोगों को बोलो, ऐसे करके। तो उसमें वो नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज को अपना बिजनेस मिलेगा यहाँ से कि ये इनके जो कस्टमर्स हैं जिनके करेंट अकाउंट्स है, सेविंग्स अकाउंट है, या फिर कुछ ना कुछ काम करते हैं बैंक में, किसी ना किसी तरह से वो कस्टमर बने हुए हैं, उनको पिच करेंगे और उनको बना हुआ एक तरह से नेटवर्क मिल गया। वहां पर ये इक्विटीज में डील करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील करेंगे, डेरिवेटिव्स में डील करेंगे, बाकी हो सकता है कुछ कमोडिटी ट्रेड वगैरह भी करें, तो वहां से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। बट मेरा जो स्टेटमेंट पहले था वो अभी भी है कि अभी थोड़ा सा मेरे को अर्ली लग रहा है कि यार ये उज्जीवन में पैसे लगाना ठीक है, बढ़िया ग्रो कर रहा है, आपको अगर समझ में आता है, कोई मोनोपोली दिखती है तो लगाओ। बट मेरे को अभी ऐसा लगता है कि अभी इनिशियली इन्होंने प्रॉफिट तो बना लिया है, लेकिन ये प्रॉफिट साल डेढ़ साल अगर सस्टेन करता है तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन आपसे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन उस वैल्यूएशन पे पैसा बनाने का प्रोबेबिलिटी चांस ज़्यादा होगा। और अभी हमारे पास बाकी और सारे शेयर्स भी इस तरह के हैं जिसमें हम पैसा बना सकते हैं, जिसको मैं बीच बीच में डिस्कस कर सकता हूँ, करता ही रहता हूँ मतलब। तो मैं जैसे अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो शायद आपको पकड़ में आएगा, जैसे मैंने बोला कि उज्जीवन जिस टाइम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लॉस मचा रहे थे उस टाइम पर, मतलब बुरा टाइम चल रहा था, कोई बैंक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना रहा, उस टाइम पर ये देखना होता है कि यार जिस टाइम सबकी दुकान खराब चल रही है तो सस्टेन कौन कर गया और कौन लॉस में चला गया। तो मतलब अगर वही वाली बात है ना, बुखार आने पर किसको मलेरिया हो गया और किसको बुखार आके सही हो गया, तो अगली बार के लिए हम उस पर पैसा लगाएं जिसको बुखार आके सही हो गया, मलेरिया नहीं हुआ, तो आपके फंसने के चांसेस कम है। जैसे इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसी दिक्कत आती है जहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वापस से किसी प्रॉब्लम्स में जाते हैं, तो वहां पर हमें पास चीज में तो ये दिख रहा है कि यार उत्कर्ष ने लॉस नहीं मचाया था, उसका प्रॉफिट कम हुआ था, लेकिन उज्जीवन ने वही लॉस मचाया था, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा रोकूंगा। बाकी आपको अगर समझ में आता है तो लें। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इसमें कार्तिक बोल रहे हैं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन रैक फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। ओके, रैक को देख लेते हैं। मैंने पढ़ा तो था बट कंफर्म होगा उसके बाद बोलना ठीक रहेगा। हाँ, तो भाई फाइनेंसेस मुझे थोड़े से दिक्कत लगती है, थोड़ा समझ नहीं आता है, वही वाला है। मैंने इसके फाइनेंसेस देखे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर अभी कंसोलिडेट कर सकता है, एकदम से इतना ग्रो हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आउट ऑफ हाइप ग्रो हुआ है। फंडामेंटल्स में मुझे और इनके प्रोडक्ट सर्विसेज में मुझे कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं दिखी प्रमोटर्स में कि इसको मतलब ऐसा वैल्यू दिया जाए, एकदम से बढ़ा है तो आप शायद प्राइस देख के इसमें एक्साइटेड हो रहे हो, बट मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि इसमें कुछ होने वाला है। आप अगर बैंक्स में या फिर आईटी सर्विसेज में जाओगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसमें पैसा बनाना थोड़ा सा ईजी है। सोल्जर सागा बोल रहे हैं थैंक्स ब्रो, ग्रेट कंटेंट, थैंक यू सो मच जी। अमित जी बोल रहे हैं थैंक्स भाई, मेरी थॉट प्रोसेस आपसे कुछ कुछ अलाइन होती है, थैंक यू सो मच जी। मैं ऐसा बात करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मोस्टली चैनल्स पे क्या होता है कट कर करके एक सेंटेंस बोला फिर कट, ऐसा उसमें कुछ स्क्रिप्ट हम पहले लिखते हैं उसके बाद कुछ एडिट करते हैं, उसमें क्या है वन ऑन वन कनेक्शन थोड़ा बिगड़ जाता है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा कि हम आमने सामने बैठे हैं, तो वो वाली एक जो वाइब है और जिस तरह से मैं सोचता हूँ कि यार जो मैं काम किया, जिस तरह से मैंने प्रॉफिट किया, मैंने लॉस किया, अगर उसको डायरेक्टली डिस्कस करेंगे तो हो सकता है आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन थोड़ा सा बेटर हो कंपेयर टू कि मैं कुछ स्क्रिप्टेड चीज़ बनाऊं। तो यही मोटिव है इस चैनल को स्टार्ट करने का। तो इसके बाद ये बोल रहे हैं भाई आप ये बताएं MAS फाइनेंस एंड 5 पैसा EPS ग्रोथ फॉर 4-5 ईयर्स।
एमएस फाइनेंस मेरे को अच्छा लगता है, उसमें ग्रोथ अच्छा है। बीच में लॉकडाउन के टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वापस से ग्रोथ आ गया है। तो एमएस फाइनेंस तो मेरे को अच्छा ऑप्शन दिखता है। 27 के पी पे ये, और छोटी कंपनी है तो अभी ग्रो होने की अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। और फाइनेंशियल कंपनीज तो अच्छा खासा ग्रो करती हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आप बोल रहे हैं 5 पैसा ईपीएस ग्रोथ फॉर 4-5 ईयर्स। 5 पैसा है भाई, मेरे को वही वाली चीज़ समझ आती है जो मैंने स्टार्टिंग में अभी बोली कि यार जो बंदा डोमिनेट करेगा ना वो पैसे बनाएगा। 5 पैसा ब्रोकिंग वाले बिजनेस है, मैं एड इसका देखता रहता हूँ और एक आधा बार डाउनलोड भी किया था, बट कुछ खास समझ नहीं आया क्योंकि यार जीरोधा में इतना एडिक्ट हो गए हैं ना हम लोग, और इतना स्मूथ काम है और इतना कन्वीनियंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उसको compete करने के लिए ना ऐसा कुछ बड़ा प्लेयर चाहिए। एचडीएफसी बैंक हो गया, ये लेके आया ना एचडीएफसी स्काई, तो ऐसा कुछ चाहिए। तो हो सकता है कुछ चेंज हो, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर भी हाई क्वांटिटीज को झेलने वाला होगा। क्योंकि आप एक चीज समझें कि मेरे जैसे लोगों से जीरोधा, एचडीएफसी बैंक, 5 पैसा पैसे नहीं बना सकते। मैं नालायक आदमी हूँ, मैं क्या करता हूँ, शेयर खरीद के रख लेता हूँ, उसको बेचता ही नहीं हूँ। इन लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो डेली ट्रेड करें, दिन में 10 बार बैंक निफ्टी को खेलें, और कहीं ना कहीं से भाई 3,000 रुपए का कोर्स करके 50 ट्रेड लें दिन में। तो उनसे ये लोग पैसा कमाते हैं, 20 रुपए पर ट्रेड, 30 रुपए पर ट्रेड, 10 रुपए पर ट्रेड। तो वहां से इनका पैसा बनता है 100, 200, 500। मैं क्या करता हूँ यार, लेके पटक लिए, मैं उसको बेचता हूँ नहीं। तो मेरे ऐसे लोगों से वैसे ही पैसा नहीं बनाएंगे। और वो लोग जो हाई क्वांटिटी में काम करते हैं और ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनको चाहिए भाई सॉलिड सॉफ्टवेयर। और वहीं पर अगर हम 5 पैसा, ग्रो, एंजल वन, इन सबको देखें तो उनका एग्जीक्यूशन इतना फास्ट नहीं है जितना जीरोधा का है। वो हाई क्वांटिटीज को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको खरीदना है, बेचना है, कुछ भी करना है, तो वहां से वो डोमिनेट कर रहा है। उसके डोमिनेशन को हटाने के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा प्लेयर चाहिए। एचडीएफसी स्काई मुझे लगता है कि आगे शायद कुछ करे, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है। बट यहाँ पर जब तक जीरोधा का डोमिनेशन नहीं हटेगा ना, मुझे ऐसा लगता है इसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब मैं अगर होता तो मैं इसको पढ़ता, अच्छा शेयर है, ठीक है, और मैं उसको इग्नोर करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाता, जस्ट बिकॉज अभी जीरोधा डोमिनेट करता है। क्योंकि आप शुरू से देखे होंगे कि जो बंदा डोमिनेट कर रहा है, जैसे लेट्स से मेरा ग्रोथ 20% का है, मेरे बगल वाले का ग्रोथ 40% का है, तो आप 5 साल बाद देखेंगे तो वो इतना बड़ा हो चुका होगा 40% कंपाउंड ग्रो कर करके कि मैं उसके सामने दिखूंगा भी नहीं, तो वो मेरे को कभी भी कुचल सकता है। तो इस वजह से जो बंदा डोमिनेट कर रहा है उसके अगेंस्ट मैं कोई कंपनी नहीं खरीदता हूं। न्यू 5 पैसा सीईओ आर फ्रॉम एंजल वन एंड ही इज वेरी स्मार्ट पर्सन एंड गुड हिस्ट्री। अगर भाई आपको जो मैनेजमेंट है उसके साथ थोड़ा सा समझ आ रहा है कि यार ये कुछ अलग काम करेगा, ऐसे करेगा, तो वो एक अलग चीज़ है। वो पर्सनल चॉइस है कि 2-3 साल में वो कुछ अलग चेंज करे। जैसे कि हम आईडीएफसी बैंक की बात करते हैं, बैंक में मुझे कुछ नहीं दिखता है, मेरे को बंदे में दिखता है कि जब तक वो बंदा रहेगा उस टाइम तक बैंक का कुछ नहीं होने, मतलब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ग्रोथ तो खैर अल्टीमेटली बहुत सॉलिड होगा आईडीएफसी बैंक का, क्योंकि वो बंदे में दम है। तो अगर वैसा करके देखते हैं आप सीईओ को, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। बट एज अ बिजनेस मुझे ऐसा लगता है डोमिनेशन जब तक हटेगा नहीं, पैसा बनेगा नहीं। एंड बसंत सर एडेड मास फाइनेंस इन हिज पोर्टफोलियो 2 months बैक। आप खुद देख लीजिए, बसंत सर ने मास फाइनेंस ऐड किया है, 5 पैसा ऐड नहीं किया है। क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने उनके 10 साल 12 साल पुराने इंटरव्यूज में ही सुनी थी कि जो बंदा डोमिनेट करेगा वो पैसा कमाएगा। उसके बाद मैंने कुछ शेयर्स लिए और मैंने कई बार उनकी बात को बिना माने लिए कि अरे क्या होता है डोमिनेट से, देखते हैं इसमें इतना मार्जिन है, ये वो है। बट वो वाली चीज़ एक सच चीज़ है, मतलब वो बहुत सॉलिड बात है कि जो बंदा डोमिनेट कर रहा है अपने टॉप लाइन में और बॉटम लाइन उसका ठीक ठाक चल रहा है, वो आने वाले टाइम में मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाएगा। तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे मेरे हिसाब से बसंत सर भी 5 पैसा को ऐड नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज कि जीरोधा डोमिनेट कर रहा है। तो बाकी देखते हैं कौन कमेंट्स कर रहे हैं। आशी राय बोल रहे हैं टोटली एग्री विद 5 स्टॉक विद हायर एलोकेशन। ये मेरे 5 स्टॉक पोर्टफोलियो वाले वीडियो पर इन्होंने कमेंट किया है, तो थैंक यू सो मच, आपने एग्री किया। और मैं इसका रीजन बताता हूँ कि मैं 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो क्यों मैनेज कर रहा हूँ। देखो यार, पास में मेरे पास 30-35 स्टॉक का पोर्टफोलियो था, उसमें कुछ खास रिटर्न बनता नहीं था। होता क्या था, एक ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे जा रहा है। तो जब मार्केट बढ़ा, मार्केट के रेट से 1-8% ऊपर या 1-8% नीचे बढ़ता था, बट कुछ ऐसा चमत्कारी बड़ा रिटर्न नहीं बन पाया। मतलब मैंने एक साल में स्टॉक को 2.5 गुना किया, वो किया स्मॉल कैप में और बड़े एलोकेशन के साथ। मेरे पोर्टफोलियो का बड़ा एलोकेशन था, मतलब अगर मैं 2.5 गुना करता और 1% होता मेरा, तो पूरे पोर्टफोलियो का वो 2% ही रिटर्न बना पाता। डबल ट्रिपल होने के बाद भी तो यार पूरा दिमाग खराब हो जाता। तो इस वजह से मैं कभी भी छोटी क्वांटिटी में शेयर नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ तो बड़ी क्वांटिटी में लेता हूँ। और अगर मैं कन्वेंस नहीं हूँ उसको बड़ी क्वांटिटी में लेने के लिए, तो जरूर उसमें कुछ दिक्कत होती है। क्योंकि
पास में मैंने छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्राई मारे थे, दिवाली के रॉकेट, तो उसमें से सारे फुस निकले। मैं पास में वीडियो बनाया था जब मैं अपना पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चर कर रहा था कि यार ये सब फुस निकले, इनको 20-20, 25-25, 30-30% लॉस में बेचा था, तो ओवरऑल बहुत घाटा हो गया था। तो वहीं के एक्सपीरियंस से मैंने फिर 5 स्टॉक पोर्टफोलियो पे स्विच किया। तो आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, अभी इतने ही कमेंट्स हैं। आपको कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई शेयर है आपको समझना है तो आप उससे बता सकते हैं, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड को भेज सकते हैं, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।